दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और भी अधिक से अधिक लोगों को इस जोड़िए। और मॉडर्न हिस्ट्री को मैं अब आगे बढ़ा रहा हूं। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है आधुनिक इतिहास, मैंने आपको वॉरेन हेस्टिंग को बता रहा था कि वॉरेन हेस्टिंग क्या क्या किया है। तो वॉरेन हेस्टिंग का जो मुगल बादशाह के संबंध में था, लागान के संबंध में था और बंगाल के नवाब के संबंध में था। अगला है उसका, जब वो सत्ता पर बैठता है तो न्यायिक सुधार करता है। न्याय व्यवस्था की शुरुआत करने वाला भारत का पहला शासक है। लिखित रूप में ये न्याय व्यवस्था की शुरुआत करता है 1774 में। एक न्यायालय की स्थापना करता है जो सुप्रीम कोर्ट की तरह थी कलकत्ता में। इसके पहले कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना करता है जिसके पहले न्यायाधीश एंजेला एम्पे को बनाया जाता है और इसके साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो अब उसके बाद ये बंगाल में 55 जिले थे। और प्रत्येक जिले में एक न्यायालय की स्थापना करता है। एक न्यायालय प्रत्येक 55 जिले में एक न्यायालय की स्थापना करता है। वो न्यायालय कैसी थी? 2 तरह के उसमें विभाग थे। एक था दीवानी न्यायालय और एक था फौजदारी न्यायालय। तो भारत में दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय की शुरुआत भारत में करने वाला पहला शासक है। ये दीवानी मामला हिंदू और मुस्लिम, हिंदुओं के लिए हिंदू विधि से और मुस्लिमों को मुस्लिम विधि से इसमें न्याय मिलता था। और फौजदारी मामला हिंदू और मुस्लिम दोनों को मुस्लिम विधि से न्याय मिलता था। तो वॉरेन हेस्टिंग का ये न्याय व्यवस्था है, इसलिए इसको भारत में निष्पक्ष न्याय का जन्मदाता कहा जाता है। इसलिए इसको वॉरेन हेस्टिंग को भारत में निष्पक्ष न्याय का जन्मदाता कहा जाता है। अब इसका जो ये व्यवस्था था, 55 जिले थे बंगाल में, 55 जिलों में एक न्यायालय बनवाता है। वो न्यायालय कैसी थी? दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। दीवानी में हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग, हिंदू को हिंदू विधि से और मुस्लिम को मुस्लिम विधि से न्याय मिलता था। दूसरा था उसका फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय में हिंदुओं को और मुस्लिम दोनों को मुस्लिम विधि से न्याय मिलता था। इसलिए इसको निष्पक्ष न्याय का जन्मदाता कहा जाता है भारत में। और इन्हीं जो प्रत्येक 55 जिले थे बंगाल में, प्रत्येक 55 जिले में न्यायालय की जो व्यवस्था किया था, उनके जो न्यायाधीश थे वो डीएम को सौंपा था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को न्याय, चाहे वो दीवानी मामला हो चाहे वो मामला फौजदारी हो,
फौजदारी दोनों का न्याय डीएम करता था। दीवानी और फौजदारी दोनों मामले में डीएम ही करता था। इसकी पूरी जो न्यायिक व्यवस्था थी उसी को रिंग फेंस बोला जाता था। रिंग फेंस, रिंग फेंस या इसको बोलते हैं सुरक्षित घेरे की नीति। सुरक्षित घेरे की नीति, ये चारों तरफ से एक जाल बिछा दिया न्यायालय के लिए, इसी को बोलते हैं सुरक्षित घेरे की नीति। और इसका यदि कोई खिलाफ करता था, कोई युद्ध कर देता था, तो सारे लोग मिल करके और उस पर चढ़ाई करते थे। इसी को बोला जाता है सुरक्षित घेरे की नीति। तो भारत में सुरक्षित घेरे की नीति की शुरुआत वारेन हेस्टिंग करता है। अब आते हैं वारेन हेस्टिंग के साहित्यिक क्षेत्र में योगदान था। साहित्य के क्षेत्र में मदरसा की स्थापना करता है। मदरसा ये है कलकत्ता में। मदरसा की स्थापना हेस्टिंग किया था। वारेन हेस्टिंग करता है, कलकत्ता में करता है 1781 ईस्वी में। 1781 में मदरसा की स्थापना कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग ने ही किया था। साहित्य के क्षेत्र में इसमें बच्चों की पढ़ाई होती थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1784 में किया गया था। ये भी वारेन हेस्टिंग के शासन काल में विलियम जोन्स इसकी स्थापना करता है। एशियाटिक ऑफ सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स करता है बंगाल में। बंगाल या कलकत्ता कह लीजिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में विलियम जोन्स कलकत्ता में करता है। अब इसी के समय एक और बहुत बड़ी घटना होती है साहित्य के क्षेत्र में। चार्ल्स डिकिंसन नाम का अंग्रेजी व्यक्ति था। वो गीता का अनुवाद अंग्रेजी में करता है। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में चार्ल्स डिकिंसन नामक व्यक्ति करता है। इसी के शासन काल के दौरान संस्कृत विद्यालय की स्थापना, संस्कृत विद्यालय की स्थापना, संस्कृत विद्यालय की स्थापना ये बनारस में जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना इसके शासन काल में किया गया था। तो ये था वारेन हेस्टिंग का साहित्य के क्षेत्र में योगदान। अब आते हैं वारेन हेस्टिंग के समय में कुछ युद्ध हुआ है। वारेन हेस्टिंग के समय में युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध इसी के शासन काल में हुआ है। 1775 से 82 तक ये युद्ध चलता है। इसी में आंग्ल मराठा
आंग्ल मराठा सेकेंड युद्ध इसी के शासन में हुई। इसमें सालबाई की संधि होती है। 1782 में सालबाई की संधि हुई थी और इसमें 1780 से 85 तक चला है। इसमें मंगोल की संधि होती है। मंगोल की संधि होती है अंग्रेजों के बीच में। तो इसके शासनकाल के दौरान में यही दो इम्पोर्टेंट हुआ। अब साहित्य के क्षेत्र में एक बात छूट गई थी, समाचार पत्र की शुरुआत 1780 में जेम्स अगस्तक जेम्स हिक्की भी बोलते हैं इसको। जेम्स हिक्की अगस्तक ने समाचार पत्र की शुरुआत करते हैं भारत में। तो समाचार पत्र की शुरुआत वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही शुरू होता है। तो ये था हमारा वारेन हेस्टिंग। अब आते हैं जो अगला गवर्नर जनरल बन के आया था भारत में, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले यह भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन के आया था विलियम पिट्स ने इसको गवर्नर जनरल बंगाल का दूसरा गवर्नर जनरल बना के भारत में भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? ये अमेरिका की जो क्रांति चल रही थी, अमेरिका की क्रांति में भाग लेने वाला एकमात्र गवर्नर जनरल था। अमेरिका में ये क्रांति को बहुत बहादुरी से लड़ता है और बहादुरी से जब अमेरिका जीत जाता है, अंग्रेज पिछड़ते हैं, तो अंग्रेज विलियम पिट्स सीधे जब ये भारत आता है, जब ब्रिटेन जाता है, तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री विलियम पिट्स था, वो कहा कि अब आपको गवर्नर जनरल बन करके और भारत में जाना है, बंगाल में जाना है। तो इसी के द्वारा विलियम पिट्स को गवर्नर बना करके और भारत भेजा गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब अमेरिका की क्रांति से सीधे जब ब्रिटेन आता है, तो ब्रिटेन में विलियम पिट्स प्रधानमंत्री यह आदेश देता है कि आप सीधे जाकर के बंगाल का गवर्नर जनरल आपको बना के भेजा जाएगा। विलियम पिट्स के आदेशानुसार लॉर्ड कॉर्नवालिस तैयार हो जाता है। जब वह तैयार हो जाता है तो भारत आने के लिए शर्त रखता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 3 शर्तें रखता है। कहता है कि जो बोर्ड आप कंपनी है, कंपनी में जो 12 कर्मचारी है उसको 5 कर दिया जाए। तो कर्मचारियों की संख्या 12 से घटा करके 5 करवा दिया और कहा कि यदि गवर्नर की जो परिषद है, गवर्नर की परिषद में सदस्यों की संख्या पहले 4 थी, इसको बोला कि इसको घटा करके 3 कर दिया जाए और कहा कि परिषद में जो भी फैसला होगा वो मैं खुद करूंगा। क्या सही है और क्या गलत है, इसमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, ये मैं डिसीजन खुद लूंगा। तो विलियम पिट्स ने कहा कि ठीक है, जब आपकी शर्तें यही है तो ठीक है, आपको माना जाएगा। और मना करके और इसको भारत भेजा गया था।
भारत जब आता है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आता है तो सबसे पहले क्रिकेट, लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आता है तो इसी के कार्यकाल के दौरान क्रिकेट 1793 में शुरू हुई थी। याद रखिएगा, इसमें बैट नहीं था, पटरा के का बना करके और उससे लड़कों को खिलवाने का काम शुरू किया था ये। तो इसी के शासन काल के दौरान क्रिकेट की शुरुआत होती है और इसी के समय सूर्यास्त का नियम लागू हुआ। सूर्यास्त का नियम इसके शासन काल में लागू होता है। सूर्यास्त का नियम का मतलब ये है जमींदारी प्रथा। तो जमींदारी प्रथा जब भू लगान व्यवस्था में आएंगे तो बताएंगे, लेकिन इसी के शासन काल में 1793 में ही सूर्यास्त का नियम जमींदारों के लिए लाया जाता है। सूर्यास्त का नियम क्या है जान लीजिए। सूर्यास्त का मतलब ये है कि इसमें जमींदारों को जमींदारी प्रथा की शुरुआत 1793 में जमींदारी प्रथा इजेदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त या बिस्वेदारी या मालगुजारी या इस्तेमदारी, ये सारी व्यवस्था जमींदारी प्रथा को ही कहा जाता है और इसी प्रथा को ही सूर्यास्त का नियम कहा जाता है। और यह सूर्यास्त का नियम लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर के आया है। तो आइए अब ये जब गवर्नर जनरल भारत में बनता है तो अपने शासन काल के दौरान ये क्या क्या करता है उसी को हम लोग देखना है। क्या करता है ये? पहला, जब ये सत्ता को पाटता है तो भूमि सुधार करता है। भूमि सुधार पहला काम था इसका, भूमि सुधार। भूमि सुधार कैसे करता है? भूमि सुधार का मतलब अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त या इसको बिस्वेदारी या जमींदारी या माल गुजारी, अस्थाई बंदोबस्त, बिस्वेदारी, जमींदारी, माल गुजारी, इस्तेमदारी भी इसको बोलते हैं, इस्तेमदारी भी बोलते हैं इसको, परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं। तो इसको अस्थाई बंदोबस्त, बिस्वेदारी, जमींदारी प्रथा, माल गुजारी प्रथा, इस्तेमदारी और परमानेंट सेटलमेंट, ये एक ही का नाम है, जमींदारी प्रथा का ही नाम है। तो इसी सारे को हम लोग बोलते हैं सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम, इसको हम लोग बोलते हैं सूर्यास्त का नियम। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सूर्यास्त का नियम लेकर के आया था। सूर्यास्त के नियम में बांध थे कि 89% अंग्रेजों को मिलता था यदि 1 बीघे और 11% जमींदार को। यदि आपके खेत में यदि 100 केजी अनाज हो रहा है तो 89 केजी अंग्रेजों को दे दिया जाता था
और 11% मतलब 11 केजी गेहूं जमींदारों को दिया जाता था। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जमींदारी प्रथा या अस्थाई बंदोबस्त या बिस्वेदारी या मालगुजारी या इस्तेमदारी या परमानेंट सेटलमेंट। तो ये सारे जमींदारी प्रथा के ही भाग हैं। ये 22 मार्च 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत किया था भारत में, और सबसे पहले ये लागू हुआ था। सबसे पहले ये जमींदारी प्रथा बंगाल में लागू करता है। सबसे पहले ये बंगाल में लागू करता है, उसके बाद बिहार, उड़ीसा और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी इसका कहर जारी रहा। अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधार। दूसरा हेडिंग है लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधार। अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस का न्यायिक सुधार। न्यायिक सुधार में पहले वारेन हेस्टिंग के समय में बंगाल में 55 जिले थे। अब इस 55 जिले को घटा करके 23 कर दिया था। 23 करके और 4 भ्रमणशील न्यायालय की स्थापना करता है। 55 जिले थे, उसको घटा करके 23 कर दिया, और उसी 23 के अंदर 4 भ्रमणशील न्यायालय की स्थापना करता है, जिसको हम लोग हाई कोर्ट जैसे वो व्यवस्था थी उसमें भ्रमणशील न्यायालय में। और 23 जिला अब करने के बाद 23 जिले में जो डीएम न्याय करता था, पहले न्याय डीएम को सौंपा जाता था। अब कहा कि नहीं, आप सीधे प्रशासनिक व्यवस्था देखिए। प्रशासनिक व्यवस्था देखिए और न्याय की व्यवस्था इसे छीन करके और न्यायाधीश एक अलग विभाग बनाता है। न्यायाधीश ये 1787 में इसकी स्थापना करता है न्यायाधीश। तो भारत में न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश की स्थापना करने वाला भारत का पहला शासक है। इसका ये न्यायिक व्यवस्था है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अब देखिए, जब ये न्याय को, तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, ये व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका, और ये है कार्यपालिका। डीएम को कहा कि अब आप कार्यपालिका के सदस्य हैं, आप कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसको न्यायाधीश और इसको डीएम। तो कहा कि डीएम साहब आप अलग रहिए और न्याय के लिए एक न्यायाधीश अलग बनाए। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने का काम भी ये लॉर्ड कॉर्नवालिस करता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग किया गया था। ये काम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था भारत में। तो अब आते हैं इसके प्रशासनिक सुधार। तीसरा हेडिंग है लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनिक सुधार। लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनिक सुधार।
प्रशासनिक सुधार में पहले 55 जिला था, मैंने अभी बताया है, 55 से घटा करके और 23 कर दिया, और 23 करके और प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम को बनाया। तो इसका ये प्रशासनिक सुधार है। और पदों का बंटवारा योग्यता के अनुसार, पदों का जो बंटवारा था वो योग्यता के अनुसार करवाया। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनिक सुधार है। अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के पुलिस सुधार। लॉर्ड कॉर्नवालिस के पुलिस सुधार, पुलिस के क्षेत्र में भी ये बहुत बड़ा काम किया। भारत में पुलिस की शुरुआत करने वाला पहला शासक, पुलिस की शुरुआत किया, थाना की स्थापना करवाया, चौकी बनवाया, जगह जगह 4-5 गांव को मिलाकर के एक चौकी बनती थी। और दरोगा शब्द की स्थापना करता है। जो थाना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो दरोगा को भारत में ये स्थापना करता है। इसलिए इसको पुलिस सेवा का जन्मदाता, भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के सिविल